आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। आज अटल उत्कृष्ट जॉनसन बाबर राजकीय इंटर कॉलेज सैया से जो हमारे स्कूल से बच्चे पास आउट हुआ है, क्लास 10 से 2 बालिकाएं हैं और क्लास 12 से एक लड़का है शिवम प्रसाद। और इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो शिवम अपना इंट्रोडक्शन के साथ अपनी परसेंटेज भी बताएंगे। ऑल ओवर जो हमारे पूरे स्कूल की छवि है ये तीनों डिपेंड करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत दूर दराज के हैं जो आ नहीं पाए हैं। इन्हीं तीनों के माध्यम से हम आपको इनका इंट्रोडक्शन कराएंगे, स्कूल की परफॉर्मेंस बताना चाहेंगे कि हमारे स्कूल सीबीएसई होते भी बच्चों ने इतनी अच्छी परसेंटेज लाई हुई है और उन्होंने इस परसेंटेज को लाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और कौन कौन सी रणनीति अपनाई है। और साथ में देखेंगे कि इसके बाद ये क्या करने वाले हैं, क्या या इसी स्कूल से पढ़ने वाले हैं या किसी बाहर जाने वाले हैं। जैसे शिवम की बात करता हूँ, इसका 12th तो क्लियर हो चुका है, यहाँ तो कोई कॉलेज का इतना सोर्स नहीं है, इसे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसने किस प्रकार से अपने आगे का कैरियर सेट करा हुआ है, किस तरीके से ये आगे करता है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि बच्चा आगे इसे मोटिवेशन के तौर पे ले सके। ठीक है, आने वाले जो इनके जूनियर हैं वो सब इनसे प्रेरणा ले और आने वाले समय में इससे अच्छा परफॉर्मेंस करके इनसे ज़्यादा परसेंटेज लाए। हालांकि ये दुख की बात नहीं होगी और खुशी की बात होगी, क्योंकि हमारा स्कूल का जो रिजल्ट होगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इंट्रोडक्शन के साथ हम सबसे पहले मन्नत से बात करते हैं। ये अपना इंट्रोडक्शन बताने के साथ साथ अपनी परसेंटेज बताएगी और कौन से बोर्ड से इन्होंने करा है। तो मन्नत तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मन्नत गुप्ता है। हाँ, मेरा नाम मन्नत गुप्ता है और मैंने 10th में 74.8 स्कोर किया है और मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया था। बंद कर देना। हाँ सर, बंद कर देना। अभी बंद कर क्लियर, कोई बात नहीं। स्टार्ट। चलो अब हम सृष्टि से बात करते हैं। सृष्टि अपना इंट्रोडक्शन देगी और आगे हम बात करते हैं सृष्टि से। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नाम सृष्टि चौहान है और मैं बैच 2024-25 से क्लास 10th की स्टूडेंट थी और अब मैं पास आउट हो चुकी हूँ। तो मेरे क्लास 10th में 73% आई थी। ठीक है, चलते हैं हम। शिवम अपना इंट्रोडक्शन बताएगा और अपनी परसेंटेज बताएगा। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवम प्रसाद है और मैं कक्षा 12 से इसी विद्यालय से सीबीएसई बोर्ड के हिंदी मीडियम का छात्र हूं और मेरे कक्षा 12 में 74% अंक बने हैं। तो यहाँ तक जो इनकी परसेंटेज की बात रही है, आगे हम इनसे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे हाईएस्ट परसेंटेज रही है 76 रही है आई थिंक, है ना शिवम? 76 हमारी जो रही है, एक छात्र है वो यहाँ आ नहीं पाया है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 60 क्रॉस जिन्होंने करा है। आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड एक माना जाना बोर्ड है और इसमें जो सवाल है वो बहुत घुमा फिरा के होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि टीचर भी उस सवाल को देख के कन्फ्यूज हो जाता है कि किस तरीके से घुमा के सवाल दिए। और जाहिर सी बात है सीबीएसई का बोर्ड कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर भी उसको सॉल्व करेगा, तो जाहिर सी बात है 50% ही कोई टीचर उसको कर पाता है। आगे हम पूछते हैं मन्नत से जो हाई स्कूल की टॉपर है, 76% इनकी आई हुई है। तो इनसे पूछेंगे इन्होंने उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करी है, किस तरीके से अपनी रणनीति अपनाई है, क्योंकि क्लास में बहुत शांत स्वभाव की छात्रा रही है और हमें विश्वास भी नहीं था कि इतना बड़ा कुछ करेगी। इन्होंने अपनी रणनीति किस हिसाब से किसी को भावने तक नहीं दी कि मैंने इस तरीके से रणनीति बना के आगे की तैयारी इस तरीके से करी है। जैसे ही रिजल्ट आया सारे टीचर्स चाहोगे, सारे बच्चे चाहोगे, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे इन्होंने रणनीति करी होगी। होता यह है कि दिन को देखने के लिए हमें रात भर इंतजार करना पड़ता है, सुबह का या सवेरे का जो सूर्योदय होता है उसे देखने के लिए। तो उसी प्रकार से इन्होंने रात को जागकर दिन एक नए प्रकाश की उम्मीद करी है अपने रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो उसी का जो फल मिला इन्हें, तो ये क्लास 10th आई थिंक इन्होंने पूरे स्कूल ही टॉप करा है शायद, है ना? सेकंड, फर्स्ट में तो अंकित की बात कर रहा हूँ, पर अप्रोक्स यही है कि 1% ही पीछे रही होगी मन्नत। तो मन्नत आपको दिख भी रही होगी बहुत शांत स्वभाव की, बहुत कम बोलती है, फिर भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आगे क्या करने वाली है, क्या इसी स्कूल से अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेगी, क्योंकि क्लास 10th की है तो हमारे स्कूल क्लास 12 तक है, तो आगे की जारी कहाँ से पढ़ाई रखेगी। इससे चलते हैं सवाल की। मन्नत, तो आप ये बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा है क्लास 10th में।
ऑल ओवर अपनी क्लास की टॉपर रही है और इस पूरे स्कूल में सेकंड नंबर पे आपने स्थान प्राप्त करा है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप इतने शांत स्वभाव के दिखने के साथ आपने मतलब कैसे ये सब कर लिया, क्या क्या आपकी रणनीति रही है? आपने अपने फ्रेंड को पता नहीं चलने दिया या अपने टीचर को भांपने तक नहीं दिया कि मैं इस लेवल का कर सकती हूँ, फिर भी करके दिखाया? क्या इसके पीछे रणनीति रही है? कौन कौन से टीचरों का आपके प्रति ज़्यादातर सहयोग रहा है? सर वैसे तो सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से पास में ले पढ़ाया जाओ था, जैसे कि इंग्लिश भी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी और साइंस भी। तो और बाकी सब मैंने यूट्यूब से किया था, बाकी सब मैंने यूट्यूब से पढ़ा था और बाकी मेरे टीचर्स ने भी मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाया। बाकी रही फ्रेंड्स की बात, तो फ्रेंड्स को भी पता ही था कि मैं पढ़ाई करती हूँ, ऐसा मैंने किसी से छुपाया नहीं था। और आगे मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आगे का जो प्रिपरेशन आप इसी स्कूल से करोगे या कहीं दूसरी जगह जाओगे? सर यहीं पे अभी तो। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे का जो आपका ड्रीम, तो ऐसे बोलते हैं लोग कि अपना गोल से बताना नहीं चाहिए, पर सेकंड ऑप्शन में आप क्या करना चाहोगे? जाहिर सी बात है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, इस तरीके से आप अगर अपना शेयर करना चाहते हो अपना गोल तो कर सकते हैं। सर सेकंड ऑप्शन तो मैंने रखा नहीं है, बट फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मेरे को एनडीए ज्वाइन करना है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो एनडीए के बारे में अभी तक आप क्या जानते हैं? क्या मतलब इसके बारे में किस तरीके से होगा, कौन सा क्या इसकी प्रोसेस रहती है? अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो बताने की कोशिश करें। अभी तो खैर आपका 10th ही जानेंगे, आगे आगे क्या करोगे आप, पर जाहिर सी बात है अगर आप अपने एनडीए का सोचा है तो उसके प्रति आपने क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप उठाने हैं, कुछ तो पता होगा, या तो कोचिंग के बारे में या कैसे उसमें जाना है। तो इस तरीके से कोई सवाल है तो आप मतलब कोई जवाब है तो दे सकते हैं। मैंने कोचिंग का डिसाइड किया है कि मैं देहरादून या फिर लखनऊ से एक सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी है, मेरे को वहाँ से कोचिंग लेनी है और अपने आगे हाँ तो सर मेरे को सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में 12th के बाद एडमिशन लेना है और बाकी कॉलेज तो चले गई और बाकी अपने करियर को उसी में मैं परस्यू करना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मन्नत का जो मैं कहता हूँ बहुत शांत स्वभाव की है, जाहिर सी बात है आवाज़ कम आ रही होगी, फिर भी हम समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं। और बहुत अच्छी लड़की है और बहुत होनहार बच्ची है, जैसा कि उसकी सोच है, उसके हाइट से लेकर या फिजिकल से लेकर लगाओगे तो उसकी हाइट भी उसी लेवल की है कि ये डिफेंस में जाना चाहती है और उसकी वो चॉइस बहुत अच्छी है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपना कैरियर चुना हुआ है। सेकेंड हम सृष्टि की ओर चलते हैं। सृष्टि की भी बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, कितना बताया था सृष्टि ने आपने? 73% भी कोई सीबीएसई से लानी बहुत बड़ी बात है। और ऐसे क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ की सोर्स रिसोर्सेज की कमी होती है, मान लीजिए बुक्स से लेके हो या नोट से लेकर हो, चाहे इंटरनेट से लेकर हो, किसी न किसी चीज़ में हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं हमें अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए वो कहीं ना कहीं बाधा डालने वाली जगह भी इन्होंने 73% लाकर, और जो हमारे स्कूल की और भी एक्टिविटियाँ होती है उसमें भी बराबर भाग लेती रहती है। कई सारी इसने विज्ञान प्रदर्शनियाँ हो गई, उसमें भी बहुत सारे अवार्ड लाए हुए हैं। कभी दोबारा मौका मिलेगी क्योंकि 10th की छात्रा है, 11th भी यहीं से करेगी, तो इनकी उपलब्धियाँ भी हम आपको जरूर बताएंगे आने वाले समय में। तो अभी हमें सृष्टि से सीधे चलते हैं सृष्टि की ओर और सृष्टि से एक सवाल पूछते हैं। सृष्टि आप भी मतलब आप तो लगते नहीं थे शांत स्वभाव के, हमें पता था, आपसे उम्मीद भी थी, भले उम्मीद से कम नंबर लाए पर बहुत अच्छा लाया, फिर भी ऐसा नहीं कि उम्मीद से बहुत कम है, ठीक ठाक है। 73% भी बहुत कम नहीं है, तो होता ही ऐसा है क्योंकि पार्टिसिपेट भी करती रहती थी। फिर भी हम जानना चाहेंगे सृष्टि से इसके पीछे आपकी क्या क्या रणनीति रही, आपने कितने घंटे पढ़ाई करते थे इसके लिए, और कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है, और किस किस टीचर का आपका ज़्यादा सहयोग रहा है कि मोटिवेशन लगातार करते गए हैं कि हाँ ठीक है पढ़ाई करो आगे पास हो। क्योंकि ऐसे पढ़ाओ तो आते रहते हैं बहुत बार हमारे मन में कि हम फेल हो जाएंगे या कोई से सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर है, तो इस तरीके से वहाँ पर हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन सी टीचर का आपके प्रति उसमें सहयोग रहा है कि मोटिवेशन के तौर पे हो, चाहे सब्जेक्टिकली हो, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे रिसोर्स के माध्यम से हो, किसी ना किसी ने आपकी हेल्प करी है। हम ये नहीं कहते हैं कि टीचरों ने ही आपकी मदद करी होगी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके परिवार से भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे जो भी है आप बताना चाहेंगे तो बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो मैं अपने सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जितनी भी मैंने परसेंटेज स्कोर की है वो टीचरों की वजह से ही है। वो हमारे स्कूल में ऐसे टीचर है जो हर एक कंसेप्ट को क्लियर करता है, अच्छे से पढ़ाता है। बाकी रिसोर्सेज की बात रही तो मैंने यूट्यूब को फॉलो किया था, यूट्यूब पे भी कई सारे टीचर्स हैं जो हमें अच्छे से गाइड करता है, मोटिवेट करता है। स्कूल टीचर्स में मैं रविंदर सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो टाइम पर आके हमें मोटिवेट करते रहते थे, हमें वो बताते रहते थे कि किस तरह से हमें आगे करना है, रोड मैप क्या होना चाहिए हमारा। सर कहते थे कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें एक दिन भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे हमें कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, पढ़ाई हमें करनी है, डेली करनी है। बाकी मैंने यूट्यूब को भी फॉलो किया,
तो मेरे 73% बने हैं। तो आपने देखा जैसा इनका बोलने का स्टाइल है बहुत अच्छा। तो हम इसके कैरियर के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो क्लास में भी जब भी मैं इनके जाता था तो सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रभावित हुआ मैं कक्षा 10 में, तो मन्नत तो खैर नज़रों में तो थी पर इतना मैं अटैचमेंट भी नहीं था उनकी तरफ, तो ध्यान नहीं दिया। होता ही है कभी कि टीचर किसी बच्चे को भांप नहीं पाता कि बच्चा अगला स्टेप इसका क्या होने वाला है। तो मैं इसके लिए भी मन्नत से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मन्नत, और ना मैंने मन्नत से कभी इतनी उम्मीद करी थी। तो मन्नत ने कुछ ना कुछ अपने तरफ से तो करा, एफर्ट लगाया हुआ है। जहाँ तक मैं बात करूँ, सृष्टि के साथ मेरा लगातार कांटेक्ट रहता था, सृष्टि से मैं बातें भी करता रहता था, क्योंकि अच्छी लड़की थी, बोलने में भी बहुत अच्छी थी, मन्नत कम बोलती थी, इसलिए उनसे कांटेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो आगे ये क्या करना चाहेगी सृष्टि, वो बताइए सृष्टि, आप आगे क्या करना चाहोगे? आपने क्लास 10 में पहले तो ये बताइए आपने कितने कितने घंटे पढ़ाई करी है और कौन से समय पढ़ाई का आपने यूज़ करा है? क्या लोगों का कहना है कि सुबह के टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, या सुबह उठते 4 बजे पढ़ाई करो, या रात को ज़्यादा नहीं जागना चाहिए? तो आपने इससे क्या अनुभव लिया है कि मतलब अभी तक आपका छोटा एक्सपीरियंस रहा है, पर आपने क्या अनुभव किया है इसमें कि कौन से टाइम हमें पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए? तो वैसे कहा तो यही जाता है कि हमें सुबह के टाइम पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि कहते ही हैं कि सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिससे हमारा फोकस और कंसंट्रेट एक जगह पर होता है, यानी हम अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। पर मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मैं रात के टाइम पढ़ाई करना प्रेफर करती थी। ऑलमोस्ट 10 से 12 बजे तक मैं पढ़ती थी, मतलब 12 AM तक पढ़ती थी मैं रात के। उससे ज़्यादा मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तभी तक पढ़ती थी, पर मैं सुबह कभी नहीं पढ़ती थी। मतलब सुबह मेरा ये था, मैं स्कूल आ जाती थी, उसके बाद अपना खाना वाना खा के तब मैं पढ़ाई कर लेती थी, फिर शाम को होमवर्क वगैरह किया, फिर रात को थोड़ी देर पढ़ाई की, तब सो जाती थी। यही मेरा ऑलमोस्ट डेली का रूटीन था। तो 10th में मतलब जैसे मेरी 73% आई है, अब मैंने 11th में सोचा है कि मैं PCM यानी मैथमेटिक्स लूँगी। वैसे मेरा अभी तक मैंने कोई करियर ऐसे डिसाइड नहीं किया है, पर मेरी इच्छा है कि मैं बैंकिंग में जाऊँ। बहुत अच्छा है। तो थोड़ा बंद कर दिया, स्टार्ट। चलिए, तो हमारे बीच बड़ी मुश्किल से अंकित उपस्थित हुए हैं। तो हमारे स्कूल के टॉपर यही है। अंकित, कितनी परसेंटेज आई होगी आपकी? 76.6। तो मैं कह रहा हूँ, और मन्नत और इसकी ज़्यादा नहीं है, उसकी 76 है, इसकी 76.6% है। मतलब पॉइंटों का ही फर्क है। वैसे तो दोनों बच्चे ही टॉपर, वैसे तो सारे के सारे बच्चे ही टॉपर हैं जो पास हो चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट CBSE का बोर्ड इतना हार्ड होता है। पर अंकित अभी आया हुआ है, तभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे स्कूल का जो आइडल को या मॉडल को यही है, इन्होंने अचीव कराया है 76% या 76.6% लाकर। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि शिवम भी बहुत होनहार बच्चे हैं, पर शायद राइटिंग की वजह से मार खा चुके हैं। मैं इनको बार बार मोटिवेट भी करता रहता था कि देखो सब चीज़ है, अपनी राइटिंग सुधारो, अपनी राइटिंग सुधारो। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको मोटिवेट नहीं करा है, फिर भी इन्होंने बहुत कुछ करा है, बहुत कम नहीं है। अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। फिर भी इंटर में इन्होंने 2nd स्थान हासिल करा है, 1st स्थान अंकित का है। वही मन्नत की बात करूँ तो 9th 10th में मन्नत की 1st स्थान है और सृष्टि का 2nd स्थान है। तो मैंने ज़्यादा बच्चे नाम लेके, यही 4 बच्चे जो आसपास के हैं वही बुला के आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अब आप हमारे स्कूल के जो रिजल्ट को आंक सकते हैं कि किस लेवल के हमारे पास बच्चे हैं। हालांकि इनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, हो सकता है पेपर ही, क्योंकि आपको पता है CBSE का पेपर कितना घुमा फिरा के आते हैं। तो चलते हैं शिवम की ओर। शिवम भी बहुत होनहार बच्चा है, और राजनीति में तो इसको क्या कहना है, कितना कुछ भी कह नहीं सकते कि कितना आगे तक है। हो सकता है ये आगे जाके राजनीति में ही जाए या कुछ भी जाए, वो तो मैं नहीं कहूँगा। पर शिवम से पूछूंगा, शिवम पहले तो आप अपनी परसेंटेज को खूब उत्साह के साथ बढ़ा के बोले तो जितनी आई हुई है, क्योंकि आप हताश हो रहे हैं कि मेरी बहुत कम परसेंटेज है। तो ये कम परसेंटेज नहीं है बेटा, जीवन का ये फर्स्ट स्टेप है। अभी बहुत एग्जाम है, उसमें आप बहुत अच्छा करना, बहुत अच्छे नंबर लाना, तो वही आपका जीवन का असली मकसद है बेटा। ये तो खाली एक पास होने का एक जरिया है। आपने इस सीढ़ी को पार कर दिया और साथ साथ में 2nd स्थान भी स्कूल में लाए हो, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो आप बताइए आपने क्या क्या रणनीति अपनाई है, और किन किन टीचरों का आपके प्रति सहयोग रहा सब्जेक्ट से लेकर, और क्या क्या आपने कितने घंटे प्रिपरेशन किया, क्योंकि 12th आसान नहीं होता CBSE की। मेरी लगभग 74% कक्षा 12 में बनी है, और मैं कहना चाहूँगा कि ये परसेंटेज ना तो उतनी संतोषजनक है और ना ही इतनी निराशजनक है। मेरा जो लगभग फोकस था वो एक एंट्रेंस एग्जाम में था, क्योंकि जब आप कक्षा 12 में जाते हैं तो आपके पास केवल एक 12th में परफॉर्मेंस करना नहीं रहता है, आपके पास एक टारगेट रहता है कि मैं एक अच्छे से यूनिवर्सिटी से, अच्छे से कॉलेज से अपना कॉलेज करूं और अपनी ग्रेजुएशन करूं।
तो ज़्यादा समय मैंने अपना CUET UG के लिए दिया है, क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट पड़ जाते हैं। चाहे मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूँ, तो उसमें अधिक समय लगा है। और जो भी मेरे जूनियर आ रहे हैं और अब बोर्ड देने बैठ रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही निर्देश देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन में बिल्कुल फोकस रखें, बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि केवल पढ़ाई से ही आपकी परसेंटेज इंक्रीज नहीं होने वाली है। अगर आप कोई कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि आप पढ़ाई से या मॉक लगाकर इन दोनों से आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं से हैंडराइटिंग और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रोल करता है, क्योंकि एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसकी जो परसेंटेज है वो कहाँ से रुकी है और कहाँ से उसे इम्प्रूव करना चाहिए था। तो जो हैंडराइटिंग है उसके वजह से थोड़ा बहुत रहा है कि इश्यूज रहा है थोड़ा परसेंटेज इंक्रीज करने में, क्योंकि जो मेरे मार्गदर्शक अध्यापक थे वो भी जब मैं पेपर दे के आया तो मुझे पहले ही बता चुके थे कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 से 10 नंबर जो है हैंडराइटिंग के घटाकर चलना। आपको ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो रहे होंगे आपकी आखिर इतने भी कैसे किसी के राइटिंग में कट सकते हैं नंबर, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि अगर इंसान किसी चीज़ पर फोकस ना करे, अपनी कमियों को ना सुधारे तो बहुत बड़ी कमी बन जाती है। कुछ इसी तरीके से मेरे साथ हुआ। हालांकि मैं अपने कक्षा 12 के प्रतिशत से बिल्कुल भी निराश नहीं हूं, क्योंकि जितना मैंने समय लगाया, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बोर्ड के लिए जो टाइम टेबल के बीच में गैप बचता था 2 से 3 दिन के बीच में मैंने लिया है, और यूट्यूब और स्कूल से जो हमारे मार्गदर्शक अध्यापक थे उनके माध्यम से पढ़ा है। और मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप कम समय में, मेरे तरह मेरा सिलेबस बिल्कुल भी नहीं था जब 2-3 दिन बचे थे हमारे एग्जाम के लिए, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो। हालांकि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत 2 बार मैं सिलेबस कर चुका था फर्स्ट एंड सेकंड बुक को। मैं ये कहूँगा कि आप, जैसे मैंने जो रणनीति अपनाई है, लास्ट तक मेरा 30% भी सिलेबस कवर नहीं था, जबकि पेपर के लिए मात्र 3 से 4 दिन बचे थे। 30% सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं था। आप लोग मैराथन देखिए, यूट्यूब में बहुत सारी मैराथन है, 10 से 11 घंटे की मैराथन चलती है, उसे देखिए, उससे आप अपने रिजल्ट को जो है अच्छा कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं कि आप अपनी 12th के साथ साथ आप इस चीज़ को लेकर चलिए कि 1% के लिए आपके 12th में उतना अच्छा स्कोर नहीं रह पाता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में, आपके जीवन को आगे रोकने के लिए बाध्य होंगे, आपके आगे बढ़ाने के लिए जीवन को बाध्य बनेंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा सर। बहुत बढ़िया। तो आपने सुना है, मैं पहले भी कहता हूँ और अभी मैं पहले भी कहता था, अभी भी कह रहा हूँ कि शिवम हमारे स्कूल के बहुत होनहार बच्चे हैं, और राजनीतिक में इनकी बहुत बड़ी पकड़ है, कि मतलब राजनीतिक सब्जेक्ट इनका बहुत तकड़ा है, और होनहार भी है बच्चे बहुत सारे। आपने देखा होगा इनके बोलने के तरीके से या किसी भी तरीके से, तो पढ़ने में बहुत होनहार थे। कहीं ना कहीं ये मार खा गए अपनी राइटिंग की वजह से, नहीं तो इतना तो मुझे विश्वास था कि 83 या 84% इनकी आराम से आ जाती अगर इनकी हैंड राइटिंग थोड़ा और सही होती। तो मैं ही यही सजेशन करता हूँ कि अगर हम कोई गलती बार बार करते हैं तो गलती हमारी आदत बन जाती है, और उस आदत को सुधारने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना बेसिक से ही सुधार लेना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अगर हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है तो अपने 9th-10th में ही सुधार लेनी चाहिए। अगर बात करते हैं 11th-12th में सुधारने की, तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को सुधारना। अपने आप को ये शिवम ने फील करा होगा और जाना होगा कि इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने में। तो किसी भी चीज़ की अगर आदत लगती है तो वो आदत छुड़ाने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। तो उस मुश्किल के निवारण के लिए हमें क्या करता है, किसी चीज़ को हमें कंटिन्यू फोकस के साथ हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें ये ललक होनी चाहिए कि ये पक्का एक दिन सुधरेगी, तब जाके ये चीज़ होगी। अभी शिवम अभी कॉलेज की बात कर रहे थे कि जो इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, भगवान करे इनका वहाँ हो जाए और ये इन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। इसके बाद हम बात करते हैं अंकित से, जो कि हमारे स्कूल के टॉपर ही हैं 2024-25 के। तो इंटर में है ये, और 8 सब्जेक्ट से ही है। तो इनसे अपना इनका इंट्रोडक्शन से पूछते हैं कि इनकी क्या क्या रणनीति रही है और क्या इन्होंने क्या कुछ करा है उसके लिए, क्योंकि CBSE बोर्ड आपको पता है इतना आसान नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ रणनीति तो इन्होंने अपनाई होगी। टीचर ने तो अपने तरफ से कराया होगा जो कुछ कराया होगा, क्योंकि यहाँ ये इस स्कूल की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ CBSE बोर्ड अभी शायद नया आया है, दूसरा साल यहाँ लगा हुआ है या तीसरा साल लगा हुआ है। तो इतने में सिलेबस को समझ पाना
पढ़ पाना, उसके अकॉर्डिंग चल पाना बहुत मुश्किल होता है कि एक समय जब हमने उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ा हुआ और फिर 12th हम CBSE बोर्ड से पढ़ रहा, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है कि हमें पैटर्न समझ में नहीं आता उस लेवल का। तो उस प्रकार का पैटर्न समझने में इन्होंने कितनी ये कह रहे हैं कि हमारा यूट्यूब बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा। तो जाहिर सी बात है, एक समय था, आज कहते हैं भी कि हम टीचर को आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी कि पढ़ाई की किसी को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है मोटिवेशन की और राह दिखाने की। क्योंकि जहाँ तक नॉलेज की बात आती है, अतः हम किसी भी सोशल मीडिया पे कहीं भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रखे हैं, जैसे गूगल आ रखा है, ब्राउज़र आ रखा है, यूट्यूब आ रखा है, तुम्हारा कोई भी सोशल साइट है तो उसमें हम फटक से बच्चे डाल पा रहे हैं। अगर कोई टीचर गलत भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चा फटक से उसे जवाब दे रहा है। तो बहुत बड़ा टास्क भी बन चुका है, टीचिंग करना इतना आसान भी नहीं रह चुका है आज की डेट में कि इस टेक्नोलॉजी के में। मैं तो सच कह रहा हूँ कि बच्चे एकदम से टीचर के मुंह पे बोल देते थे। एक समय था जब हम थे या हमारे माँ बाप रहे होंगे तो उन्होंने किस तरीके से जो टीचर ने पढ़ा दिया हो गया, हाँ उसमें हाँ मिला दी। आज के बच्चे तो ऐसे रहे नहीं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तुरंत उस चीज़ का अगर कोई टीचर गलत हो। तो मैं कह रहा हूँ कि टीचिंग करना भी एक चुनौतीपूर्ण रह चुका है और उसी प्रकार से परसेंटेज लाना भी एक चुनौतीपूर्ण रह चुका है। या कोई सी भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे स्कूल एग्जाम हो, एक से एक बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत सारा बढ़ चुका है आने वाले समय में। तो इस तरीके से अगर मोटिवेशन आप बनते हो, किसी का लीडर बनते हो या आइडल बनते हो किसी स्कूल, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी बात है। तो इस पैसेंस के साथ हमने अपना पैसेंस भी नहीं खोना है कि इन फ्यूचर हम अपने स्कूल के टॉपर हो गए तो हम बहुत बड़े सुपर हीरो हो गए। अगर इसी पैसेंस के साथ आप आगे चलते जाओगे, इसी विनम्र के साथ, मैं कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जो फलदार पेड़ होता है हमेशा झुका हुआ होता है। अगर आपने ये भावना से चलना है कि मेरे पे भरपूर फल लगे या मैं भरपूर सक्सेस हूँ, बहुत शिखर तक जाऊँ, तो अपने आप को झुक के चलना पड़ेगा। चाहे टीचरों का सम्मान हो, चाहे अपने पेरेंट्स का सम्मान हो, चाहे अपनी सोसाइटी का सम्मान हो, हमें हर किसी का सम्मान करना होगा। और मैं कहता हूँ हर वो एक चीज़ गुरु है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। चाहे हमारी प्रकृति हमें कुछ सिखा रही है तो प्रकृति हमारा गुरु है। अगर हमें कोई स्टूडेंट सिखा रहा है तो हमारा स्टूडेंट ही गुरु है। पर्टिकुलर गुरु का मीनिंग होता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, उसे हम गुरु कह देते हैं, है कि नहीं है। टीचर से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो गुरु भी एक चीज़ का होता है, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का होता है या किसी चीज़ का होता है। वो वैसे हमें कोई ना कोई किसी चीज़ के बारे में, एक चीज़ के बारे में सिखा रहा है तो उस सब्जेक्ट के बारे में सिखा रहा है और बेसिकली वो हमारा गुरु है। तो इसी पैसेंस के साथ मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़े और अपने राह को और मजबूत बनाएं। शिवम, आप जब कहीं कॉलेज लाइफ में जाओगे, जितने आप उत्साह के साथ अभी बढ़े हो, जितने पैसेंस के साथ आप अभी बढ़े हो, जितने अनुशासित के साथ आप अभी हो, इतने अनुशासित रहना। मैं कहता हूँ सफलता आपकी कदम चूमेगी आपकी ग्रेजुएशन होते होते। इतना मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हमने खुद के एक्सपीरियंस के साथ आप बता रहे हैं। भले हम इतने बड़े पद पे नहीं पहुँचे हुए हैं, चाहे छोटे मोटे पद पे हैं, पर आज जहाँ भी पहुँचे ठीक ठाक जगह पहुँचे और अपने गुरुओं की वजह से ही पहुँचे। क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी से हो चाहे गुरुओं की वजह से हो, जो उन्होंने हमें बताया है वो हम करते गए हैं। लगातार दूसरे चलते हैं अंकित की तरफ कि अंकित ने इसके लिए क्या क्या रणनीति अपनाई है। अंकित भी बहुत होनहार बच्चा है, तो अंकित बताएगा कुछ। अंकित की तरफ। मेरा नाम अंकित है। मैं कक्षा 12 से सैया स्कूल में टॉप किया हूँ। मेरे लगभग 77% आए हैं और मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस 3 सब्जेक्ट चॉइस में रहे थे। और जो मेरी पढ़ने की रणनीति रही थी उसमें मैंने प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ने की रणनीति रही थी और सुबह 2 घंटे, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा था कि बच्चे का टाइम टेबल के अनुसार 5 घंटे की पढ़ाई जरूरी है 12वीं कक्षा में। तो मैंने उसी नियम को फॉलो करा और 3 घंटे शाम को और 2 घंटे सुबह पढ़ाई की, जिसके कारण मुझे सिलेबस को पूरा करने में पूरा सहयोग मिला और मैं सिलेबस को पूरी तरह समझने में, उसको अपने अंदर यानी कि उसको समझने में पूरा फोकस किया। और जो मेरे स्कूल के अध्यापक हैं उनका मेरे सब्जेक्ट में बहुत सहयोग रहा और उन्होंने मेरे को मोटिवेशन किया। और ऐसे मतलब जिस तरह से मैं 10वीं में मेरे यानी कि 75% थे और मैं यूके बोर्ड से 10वीं करा था, मेरे को CBSE की इतनी जानकारी भी नहीं थी कि CBSE में पेपर इस तरह से आता है। तो 11वीं में मैंने CBSE के पेपर को समझा और उसके बाद उस पेपर को समझने के बाद CBSE के नियमों को पढ़ा कि किस तरह से CBSE का पेपर आता है। इसी तरह CBSE के पेपर को समझने के बाद मैंने सिलेबस पर फोकस करा और अपने पढ़ने की रणनीति को सही ढंग से इस्तेमाल किया। और जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे जानकारी लेनी चाहिए।
चाहे छोटा हो या बड़ा, उसी नियम को मैंने सबसे पूछा कि इस विषय में क्या होता है, कैसे होता है, पेपर कैसे आता है। उसी तरह से जानकारी लेके मैंने CBSE बोर्ड के पेपर को दिया और स्कूल में टॉप किया। तो अंकित, आपको पता है हमारे साथ 2 टॉपर ऐसे हैं जो कम बोलते हैं। इसमें एक मन्नत है 10th में और 12th में हमें अंकित मिल गया है। तो दोनों टॉपर भी हैं और कम बोलने वाले भी हैं। तो आप कह सकते नॉर्मल भाषा में जो हम कहते हैं छुपे रुस्तम टाइप के हैं जो कि बोलते कम है और करके ज़्यादा दिखाते हैं। तो होते हैं ऐसे बच्चे हैं जो छुपे रुस्तम कहते भी हैं, वही बहुत कुछ बड़ा करके भी दिखाते हैं। पर आज की सिचुएशन के हिसाब से बोलना, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल हो, डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। आज के समाज के हिसाब से हो या सोसाइटी के हिसाब से हम बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आगे हम बताएंगे कि अभी इन्होंने तो अपना सिर्फ कि मैंने इस तरीके से 5 घंटे पढ़ाई करी है, प्रधानाचार्य का इसमें सहयोग रहा, पूरे टीचरों का इसमें सहयोग रहा है। तो बेसिकली इन्होंने अपनी रणनीति के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि ये आगे क्या करना चाहते हैं। हालांकि इनकी ठीक ठाक परसेंटेज है, आगे ये क्या करना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज इन्होंने चूज करा है या कहाँ ये जाना चाहते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। तो जैसा कि मेरा अपना एक एम है, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ। तो जिसके लिए मैं सिविल सर्विस की कोचिंग करूँगा और 1 डे एग्ज़ाम और इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग लगाऊँगा। और जो मेरा कॉलेज का वो है उसको मैं ओपन से करूँगा, जिसकी ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं अपनी कोचिंग पे फोकस कर सकूँ। तो बहुत बढ़िया सवाल। अब चलते हैं एक सवाल ज़्यादा ना बड़ा, इसको बढ़ा के सीधे एक सवाल की ओर चलते हैं। मन्नत ने तो अपना बता दिया कि मुझे MBA में जाना है। उसके बाद सृष्टि पे चलते हैं। सृष्टि आगे क्या बनना चाहती है अपने जीवन में, क्या इसके लिए रणनीति अपनाना चाहेगी अभी से, क्योंकि 10th में बोलते हैं ना, फाउंडेशन हमेशा किसी चीज़ की नींव हमेशा नीचे से ही पड़ती है। तो इनकी नींव अभी नीचे से कितनी है, क्योंकि समझदार वो काफ़ी है, इन्हें पता है कि क्या अगला स्टैंड क्या लेना है। तो अभी तक इन्होंने क्या सोचा है? तो अभी फिलहाल के लिए तो मैंने यही सोचा है कि अभी मेरे को 11th में PCM यानी मैथमेटिक्स स्ट्रीम लेनी है, ताकि आगे जाकर, जैसे कि आपको पता है हमारा जो स्कूल है इसमें कॉमर्स नहीं है। हालांकि मुझे करनी है बैंकिंग की तैयारी, पर ये कहा जाता है कि अगर कोई साइंस स्टूडेंट है तो वो बैंकिंग की तैयारी भी आसानी से कर सकता है। तो मैंने ये सोचा है मैं 11th-12th में साइंस करूँगी और उसके बाद 12th के बाद मैं किसी देहरादून में किसी यूनिवर्सिटी से BCom करना चाहूँगी, ताकि मैं आगे बैंकिंग की तैयारी परस्यू कर सकूँ। तो आपने सुन लिया है कि ये आगे बैंकिंग में जाना चाहती है। तो हमारे स्कूल में बेसिकली कॉमर्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है साइंस स्ट्रीम से यहीं से पढ़ना चाहती है। बहुत होनहार बच्ची है, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाके पक्का उस चीज़ को हासिल करेगी। और इसके बाद चलते हैं हम शिवम पे और शिवम से पूछते हैं कि शिवम, अभी तक आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, अगर वहाँ होता है तो आप कौन से उसमें जाओगे, मतलब कौन से पोस्ट में जाओगे आने वाले फ्यूचर में, या आप अगर सेकंड ऑप्शन आपने उसके बाद भी रखा होगा, क्योंकि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो जाहिर सी बात है उसमें फेल और हार का तो मतलब 2 चीज़ें तो होगी, 2 पहलू हैं एक सिक्के के। तो उसमें अगर मान लीजिए आप असफल रहते हैं, पहले तो भगवान से ही प्रे करूँगा कि आप उसमें सफल हो जाएं, पर बाई चांस अगर आप उसमें असफल रहते हैं तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, आप उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और आगे आपका फ्यूचर आप क्या करना चाहेंगे, किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो कटअप है वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितनी कटअप जाने वाली है और किस हिसाब से मेरिट में कितने नंबर पे हमारा मेरिट में नाम आएगा। तो सबसे पहले तो मेरा जो जर्नलिज्म में जो मेरा पहले से इंटरेस्ट था, तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हूं। और दूसरा मेरा ये है कि DSJ यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मेरा टारगेट कॉलेज था पहले से ही। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज भी टारगेट यूनिवर्सिटी में है। अगर मान लीजिए कि जो 4-5 यूनिवर्सिटी मैंने टारगेट की है वो 1% के लिए मिल भी नहीं पाती, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए जो मैं एंट्रेंस एग्जाम देने बैठा हूँ उसमें लगभग 15 लाख बच्चों ने अपनी परीक्षा दी है। तो कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि हम जरूर ही अपनी सीट को लें या जरूर ही हम अच्छे कॉलेज में पहुँचे। 1% के लिए अगर मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता हूँ तो मुझे कोई उसमें ये डर की बात नहीं और दुख की नहीं बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि क्यों डरे ज़िंदगी से, क्या होगा, कुछ ना सही तो अनुभव तो होगा। तो उसी तरीके से मैं कहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट पूरा डाला है। होता है नहीं होता है वो मेरी खुद की मेहनत और थोड़ा बहुत मैं आस्तिक इंसान भी तो ईश्वर पे भी विश्वास रखता हूँ।
दूसरी बात यह है कि 1% के लिए वहाँ पर नहीं हो पाता है, तो मेरा जो अन्य विकल्प में जो वैकल्पिक विश्वविद्यालय है वो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून है, तो वहाँ से मैं करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ का भी प्लेसमेंट और जो वहाँ के पैकेज है वो ठीक ठाक है, तो मैं चाहूँगा कि वहीं से करूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहता है उसकी यही सबसे पहला जो मोटिव रहता है वही रहता है कि अच्छा सा प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में लूँ और अच्छा सा पैकेज में प्राप्त करूँ, इसीलिए मैं ग्राफिक एरा को ही चूज करूँगा। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने इनका जो हमारे स्कूल के मैं कह सकता हूँ आइडल है या मॉडल है, तो इनको देखा है और इनके नॉलेज को आपने भांप चुके होंगे किस लेवल का है, कि एक टॉपर के अंदर कितना हुनर होता है, क्या उनकी रणनीतियाँ रहती है। तो कुछ ना कुछ जो बड़ा करता है उसके अंदर कुछ ना कुछ रणनीतियाँ होती है। अगर एक पेड़ फलदार है तो जाहिर सी बात है उसे खाद खुराक बढ़िया से मिली होगी, या उसने अपने आप को डेवलप करने के लिए भरपूर मेहनत करी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे भी अगर जब डेवलप अपना करते हैं तो अगर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस हम कह सकते हैं, कि अगर वो भरपूर मात्रा में करेंगे या नीचे से भरपूर मात्रा में खाद उर्वरक लेंगे तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने जो अपनी परसेंटेज को लाने के लिए मेहनत करी होगी, सिलेबस को निपटाया होगा, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि स्कूल में इतना नहीं हो पाता है। टीचर कहते हैं ना, एक टीचर 50% एफर्ट डाल के अगर 100% बच्चा एफर्ट डालेगा तब जाके ही अच्छी खासी परसेंटेज आती है, क्योंकि पढ़ना जाहिर सी बात है, टीचर अगर किताब से पढ़ा भी देता है तो बच्चे को जाहिर सी बात है पेपर में अपने दिमाग में छपा के लिखना पड़ेगा वो चीज़ें, और पेपर डिपेंड करता है, अगर पेपर हमारा पढ़ा हुआ नहीं आएगा तो हमें वहाँ पे अपना दिमाग को एक्टिव दिखा के उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो लिखना ही होता है अगर हमें पास होना है। तो इससे कई सारी परिस्थितियाँ हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे जितने क्वेश्चन आए होंगे वो सारे आपको याद होंगे। तो इस तरीके से वहाँ से आपने अपने माइंड को प्रेजेंट करा होगा, किस तरीके से उसको सोचा होगा, किस तरीके से उसकी छवि अपने दिमाग में बना के उस क्वेश्चन को करा होगा। तो आई होप आपसे मिलेंगे कभी दोबारा किसी मोड़ पे जहाँ पे हम आपको सक्सेस होते हुए पाएंगे, चाहे शिवम हो, अंकित हो, या मन्नत हो, या सृष्टि हो। वैसे तो ऑल ओवर जितने भी बच्चे हैं स्कूल के, ऐसा तो है नहीं कि जिनके बच्चों की परसेंटेज अच्छी नहीं आई हो किसी ना किसी पोस्ट में नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जाएंगे। पर आइडियली हमारे स्कूल की है, बेसिकली हमें ज़्यादा देर तक याद यही रहने वाले हैं, क्योंकि इनसे हमारा इंटरेक्ट ज़्यादा हुआ है, मतलब ये कॉन्टैक्ट ज़्यादा हुआ है, या हम इनसे ज़्यादा मिले हुए हैं, या स्कूल के बोर्डों पर ज़्यादातर इनका नाम लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जिस भी मोड़ पे मिलेंगे तो सबसे पहले जो पहचान की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे कि वो कहाँ है, वो स्कूल के टॉपर रहे हैं, क्या वो कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से होता ही है हमारी छवि बनने के लिए। तो भगवान करे हम जितने भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं या जितने भी बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं सारे के सारे सफल हो। एक टीचर हमेशा अपने बच्चे को बढ़ता ही हुआ देखना चाहता है, चाहे माँ बाप हो चाहे टीचर हो, हमेशा अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसी और आशा उम्मीद के साथ अगली मोटिवेशन के वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ, और इन बच्चों को अपना खूब सारा प्यार देना वीडियो के माध्यम से। ये बच्चे बहुत होनहार बच्चे हैं, इनकी वीडियो पूरा देखना, हो सके तो शेयर करना, अच्छी लगेगा तो जहाँ पे आपको पॉइंट लगेगा तो कमेंट भी कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरीके के वीडियो इस चैनल में मैं डालता रहता हूँ अक्सर। इसे कोई अन्यथा ना ले कि स्कूल के वातावरण में इस तरीके के कार्यक्रम करते होंगे, क्या पता पढ़ाई को छोड़ के। ये बच्चे भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मैं ये स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये सब करता हूँ, जो एक्स्ट्रा में टाइम होता है वो देता हूँ, ताकि आने वाले समय में कोई ना कोई कुछ इन वीडियो के माध्यम से सीख मिले, किसी न किसी बच्चे का ये मोटिवेशन बने। तो इस तरीके से मैं वीडियो डालता रहता हूँ। इसे कोई अन्यथा ना ले कि स्कूल में ये सब होता है या ये सब कराते हैं। तो ये बच्चे आइडियल रहे, आने वाले समय में इसी तरीके की वीडियो आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट करेगा और शेयर जरूर करेगा। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।